नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BSTV डिजिटल। मैं योगेश रांटा। दोस्तों, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, किसी का हनीमून हो या फिर कभी मौज मस्ती का मन करे तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि कहीं घूमने चलते हैं। और अक्सर चलते कहाँ हैं? मन में आता है पहाड़ों पर चलते हैं। कुछ लोग सुकून के दो चार पल जो है वो बिताना चाहते हैं, तो भी कहाँ जाते हैं? पहाड़ों की तरफ चलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपनी मनचाही जगह पर पहुंचते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। जिस मौज मस्ती या फिर सुकून के लिए वो वहां पहुंचते हैं, जिसकी उन्हें तलाश थी, वो कहीं दूर दूर तक उनको नजर नहीं आती है। वहां हद से ज़्यादा भीड़ भड़ाका उन्हें दिखता है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम, होटल के लिए मारामारी और कई सारी परेशानियां। आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हो गए हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा दबाव पहाड़ों पर डाल रहे हैं? क्या हिमालय थक गया है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सुरक्षित रख रहे हैं या फिर उस धरोहर को हम उनसे छीन रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट की भी अगर हम बात करें तो लाखों करोड़ों के हिसाब से पर्यटक हर साल वहां पर पहुंचते हैं। नई सड़कें बन रही हैं, सुरंगें खुद रही हैं, होटल बन रहे हैं। मतलब ये कहें कि जो तली वाला इलाका होता है ना पहाड़ों का, वहां तक जो है वो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्या हिमालय, जहां ये सारी चीजें हैं, सारे पहाड़ी राज्य हैं, वो इतना सब कुछ सहने के लिए बना हुआ है क्या? या फिर हम विकास के नाम पर एक ऐसी तबाही की नींव रख रहे हैं जिसका खामियाजा जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा? खैर, हम इसलिए बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश आज करेंगे कि आखिर हिमालय पर पर्यटन का दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से इसका क्या संबंध है और सरकार क्या वास्तव में उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कुछ वो और नहीं कर सकती है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिमालय आखिर है क्या, कैसी स्थिति है हिमालय की। इतना संवेदनशील हिमालय क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे युवा पर्वत, या ये कहें कि दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय को कहा जाता है। युवा का मतलब हम ऐसे समझें कि पूरी तरह से स्थिर इसके पहाड़ अभी नहीं हैं। और यही कारण है कि भूकंप के जो है वो छोटे मोटे झटके जो है वो आते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है और इसका खतरा हमेशा बना रहता है। पहाड़ों को स्थिर रखने में सबसे बड़ी भूमिका क्या निभाते हैं? जंगल निभाते हैं, पेड़ निभाते हैं, मिट्टी निभाती है। जो पेड़ रहते हैं उनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वो एक तरह से उसको पकड़ मजबूत बना के रखती है, तो ये टूटने से बचाती है ढलानों को। और हम सब जानते हैं कि दूसरी तीसरी कक्षा में हम ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर जब विकास की बात आ जाती है तो होता क्या है कि हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं और ये प्राकृतिक जो व्यवस्था बनी हुई है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। पहले जहाँ कुछ हज़ार लोग पर्यटक जो है वो पहुंचते थे इन पर्यटन स्थलों पर, लेकिन आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए नई नई सड़कें वहाँ पर पहुँच रही हैं और ये लगातार क्रम एक तरह से जारी है। चार धाम की यात्रा की हम बात कर ले, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल या फिर फूलों की घाटी, हर जगह भीड़ लगातार बढ़ रही है। नतीजा क्या हो रहा है? इसका असर क्या हो रहा है? ना सिर्फ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी पड़ता है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। नए नए होटल बनते हैं, जंगलों की कटाई, पहाड़ों की कटाई पार्किंग के लिए कर दी जाती है, सीवेज है वो नदियों में सीधा चला जाता है और धीरे धीरे इस पूरा दबाव जो है वो पूरे इकोसिस्टम पर एक तरह से आ जाता है। और फिर क्या होता है पता नहीं, हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम पर ये प्रेशर आता है और एक क्षमता है पहाड़ों की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि एक जगह कितने लोगों का भार सुरक्षित तरीके से वो सह सकती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि एक कुर्सी पर बैठने की कैपेसिटी कितनी है या एक बेंच की कैपेसिटी कितनी है, कितना भार वो सह सकते हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भार उस पर डाल दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर वो बेंच टूट जाएगी। और यही स्थिति जो है प्रकृति के साथ हो जाती है कि जब नेचर की सीमा टूट जाती है तो प्रकृति जवाब देना अपना शुरू कर देती है।
अब एक और पहलू को टटोलते हैं। सरकारें कहती हैं कि सड़कें ज़रूरी हैं, बेहतर सड़कें होंगी तो फिर पर्यटन होगा, फिर रोजगार होगा, स्थानीय धंधा मजबूत होगा। देश की सुरक्षा की भी बात करते हैं कि जो ये सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ तक सड़कों का जाल फैलेगा तो देश की जो फौज है, एजेंसीज है, वो जल्दी से एक्ट कर सकती हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है और दूसरी नागरिक सुविधाएं जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि विकास क्या है, और सवाल ये भी नहीं है कि विकास ना हो, सवाल विकास के तरीके पर है कि वो किस तरह से होना चाहिए। अगर सड़क बनाने के लिए पूरे पहाड़ काट दिए जाते हैं, ढलानें असुरक्षित छोड़ दी जाती हैं, नदियाँ जो हैं उनका नेचुरल फ्लो, नेचुरल बहाव हम बदल देते हैं, जंगलों को ख़त्म करते हैं, तो विकास कुछ सालों में फ़ायदा देगा, कुछ सालों के लिए, लेकिन फिर बाद में वो विकास हमारे लिए विनाश बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं हिमालयी जो इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश का पैटर्न है वो बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन इसका कारण माना जा रहा है, लेकिन उसी बारिश का सामना जब कमज़ोर हो चुके पहाड़ करते हैं तो नुकसान उससे कई गुना बढ़ जाता है। बारिश होती है, पहाड़ टूटते हैं, सड़कें बह जाती हैं, नदियाँ उफान पर आती है, जान माल का नुकसान होता है और हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल कैलेमिटी है, या फिर एक्ट ऑफ गॉड कहकर हम पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक घटनाएं मानव गतिविधियों के कारण ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है और नतीजा होता है जान माल का नुकसान। पर्यटकों का जो रेला हम देखते हैं ना कि आजकल पहाड़ों पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर ये नुकसान इसी तरह से जारी रहा, यही स्थितियां बनी रही, तो आने वाले वक्त में ये स्थितियां खौफ पैदा कर देगी पर्यटकों के लिए और उनका जाना यहाँ पर बंद हो जाएगा। नतीजा जो हमारा ये विकास है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर नुकसान इतना ज़्यादा है, फिर सरकारें तो हैं, उनको पता भी है, तो सरकार क्यों इस दौड़ में है, इस अंधे विकास की दौड़ में? क्या सरकारें जानबूझकर ऐसा करती हैं या फिर उनका कोई इसके पीछे मकसद है या उनकी मजबूरी हम कहें? सच्चाई ये है कि पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा, ये सच्चाई है, पर्यटन पर निर्भर है। लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इससे होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी है, दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार है, ढाबे हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा की हमने बात की कि वो पूरा नेटवर्क जो है, सड़क नेटवर्क, वो बेहद महत्वपूर्ण है, यानी विकास को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसी बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि हो क्या रहा है। ऋषिकेश की तस्वीर है, वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में हरोला त्यौहार मनाया जाता है, अगर आपको मालूम होगा। एक लोक पर्व है, स्थानीय पर्व है वहाँ का। हरोला का मतलब है हरियाली से मतलब है वहाँ का, हरियाली का दिन यानी हरियाली का आगमन। तो ठीक इसी वक्त ऋषिकेश की एक जगह है सात मोड़ इलाका, देहरादून ऋषिकेश हाईवे का चौड़ीकरण यहाँ पर हो रहा है और कम से कम 4400 पेड़ काटे जा रहे हैं यहाँ पर इस रोड को चौड़ा करने के लिए। लेकिन खास बात और देखिए कि जिन लोगों के लिए इस विकास की बात होती है वही लोग वहाँ पर सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी हुई है, तो NHAI धड़ाधड़ पेड़ काट रही है वहाँ पर, और इसका मतलब है कि सड़क बननी है तो वो बननी है। लेकिन वहाँ पर हालात क्या हैं? हमारे संवाददाता वहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ के हालात जाने, आसपास का इलाका भी दिखाया। आप उसको देखिए और समझिए कि वहाँ पर स्थिति क्या है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ऋषिकेश के सात मोड़ इलाके में, देहरादून से ऋषिकेश हाईवे पे स्थित है। यहाँ पर करीब 4400 पेड़ हटाए जाने हैं। NHAI इस सड़क को जो 2 लेन है 4 लेन करने के लिए 4369 पेड़ों को हटाने जा रहा है। इनमें से 754 पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाने हैं। हालांकि उत्तराखंड में ट्रांसप्लांटेशन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। पहले भी जो पेड़ काटे गए थे वो रायपुर में जिस जगह ट्रांसप्लांट किए गए वहाँ वो सूख गए और अब लोग उन्हें पेड़ों का कब्रिस्तान कहते हैं। बहुत सारे पर्यावरणविद, स्थानीय निवासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये पेड़ काटे जाएं, लेकिन NHAI का कहना है कि ये पेड़ काटना, इस सड़क को चौड़ा करना ज़रूरी है और इसलिए लगातार यहाँ पे लोगों के विरोध के बावजूद आरे चल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। आज उत्तराखंड का पर्यावरण से जुड़ा
हरियाली से जुड़ा पर्व हरेला मनाया जा रहा है, जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और पेड़ लगाते हैं। इसीलिए कुछ लोग स्थानीय निवासी पर्यावरण प्रेमी जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसे ब्लैक हरेला के रूप में मना रहे हैं। लोग पीछे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि 10 मिनट बचाने के लिए कृपया इन पेड़ों को कटने से बचाएं। उत्तराखंड के लिए ये एक और उदाहरण है कि सरकारें पेड़ काटने पे आमादा हैं और लोग पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देहरादून और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में 10,000 के करीब पेड़ काट दिए गए हैं। ये चिपको आंदोलन की ज़मीन है, चिपको आंदोलन की भूमि है उत्तराखंड, और यहाँ पर ऐसे विरोध गौरा देवी के समय से लगातार होते जा रहे हैं, पर सरकारें मानने को तैयार नहीं है। DSTV के लिए देहरादून से मैं राजेश ओबरिया। तो आपने देखा कि हालात क्या है। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि विकास ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से और वैज्ञानिक तरीके से ये सब कुछ वहाँ पर होना चाहिए। पूरी योजना बननी चाहिए ताकि इसका भरपूर लाभ जो है वो हम सबको मिल सके। साथ ही जहाँ ज़रूरी हो पर्यटकों की संख्या को सीमित किया जाए, वहाँ पर कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण, इन सब चीज़ों को देखना होगा और हर परियोजना में पर्यावरण को हमें प्राथमिकता देनी होगी, तभी स्थितियाँ बेहतर हो सकती है। और सबसे अहम बात क्या है, वो ये है कि चुनावी राजनीति के दबाव में हिमालय को बर्बाद ना किया जाए। जी हाँ, धार्मिक पर्यटन की जो आजकल बहुत बात होती है, उसमें 4 धाम हो या फिर दूसरे धार्मिक स्थल है, हर साल लाखों की लोग में श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं और इनकी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना सरकार की सामाजिक और एक तरह से राजनीतिक मजबूरी बन जाती है। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। दरअसल हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिमालय सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है, बल्कि और ये एक आम पहाड़ी नहीं है, ये भी समझना होगा। ये करोड़ों लोगों के लिए पानी का बड़ा स्रोत है। भारत का जो जलवायु का संतुलन है ना, वो हिमालय की वजह से है, इन इलाकों की वजह से। हमारी जैव विविधता का जो सबसे बड़ी धरोहर है, वो इस वजह से है। अगर हिमालय और इसकी गोद में बसे इलाके सुरक्षित नहीं होंगे तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ ये नहीं होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर पर होगा, पूरे उत्तर भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो विकास ज़रूरी है, पर ऐसा विकास जो नेचर के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। फैसला हमें करना है। क्या हम हिमालयी इलाकों को सिर्फ एक पर्यटन स्थल मानेंगे या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में हम इसे बचाएंगे? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।